तो हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। चले भाई, आज फिर आप अपने चैनल विपगेट क्लासेस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे नई वीडियो नई ऊर्जा के साथ लेके आए हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमने जो इसकी पिछली वीडियो थी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के कुछ फॉर्मूलेज बनाना सिखाए, यानी हाउ टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला, जिसमें वैलेंसी की बात की, कुछ नए एलिमेंट्स की बात की, कुछ नए कंपाउंड्स की बात की। इसलिए की ताकि आपको ये जो आने वाला आप आगे प्रोसेस है एनसीईआरटी का इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीज़ें एकदम से रिकॉल हो जाए, यानी क्लियर हो जाए। क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आए कि वो सर फॉर्मूला कैसे बना, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, उसके लिए हमको नहीं जाना है। तो चले हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। मैं विकी सर। पहला आपको यहाँ पर एनसीईआरटी टॉपिक देता है, जो नाम है, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? देखिए भाई, केमिकल रिएक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ सबस्टांसेस आपस में मिले और मिलने के बाद कुछ नए सबस्टांस बनाए और उनकी प्रॉपर्टीज पहले से क्या हो, अलग हो। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या दो से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, वन और मोर देन सबस्टांसेस रिएक्ट टू फॉर्म, यानी आपस में मिले और वो क्या बनाए, एक नया सबस्टांस बनाए जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, अलग हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मानो आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, एक नई गैस बन गई, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो सिंपल सा है कि भाई केमिकल रिएक्शन की डिफाइन ही ये बन गई कि ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच one or more substances react to form some other new substances with new properties is called a chemical reaction। क्लियर होगी बात? कुछ जर्नल एग्जांपल्स डेली लाइफ में आपको दिखती है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, आपकी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, बायोलॉजी किसी ने पढ़ी है तो उसमें समझोगे। तो आपको क्या पता भाई कैसे डाइजेस्ट हो रहा है? तो उसके अंदर बॉडी में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। मेटाबॉलिज्म मीन्स कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो डेली लाइफ की एग्जांपल है। लोहे को जंग लगना, भाई आप देखते हो नॉर्मली आयरन का कोई आर्टिकल ऐसे पड़ा और कुछ समय के बाद आफ्टर फ्यू डेज और आफ्टर फ्यू मंथ अगर वो बाहर रहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसमें ऑक्साइड की लेयर जमती है, यानी उसमें आयरन में रस्ट लगता है, रेड कलर की लेयर, ब्राउनिश लेयर हो जाती है, तो है ना। तो आयरन से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी दिखती है उसकी। फोटोसिंथेसिस, मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेशन। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न होता है, जैसे गाड़ियाँ चलाते हो, कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, तो जो नई, जब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, खत्म एक्सटिंक्ट हो जाता है, नई प्रॉपर्टीज़ है। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खटना जो है वो थोड़ा खट्टा हो जाना, तो ये भी आपकी जर्नल लाइफ की एग्जांपल है। और भी वो साथ हो सकती है, जैसे कडलिंग ऑफ मिल्क, दही जमना। पहले दूध है आपके पास, उसमें थोड़ा सा दही डाला, दूध बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में है, जो नई प्रॉपर्टी बनी वो दही बनी, कर्ड बना, लेकिन वो कैसा होता है, हार्ड सॉलिड मास का होता है, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या दिख रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें पुराने सबस्टांस टूटे, ऐसा भी बोल सकते हो, और नए सबस्टांस बने, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बात क्लियर होगी? क्लियर होगी? अरे हाजिरी लगाओ, क्लियर होगी? यस सर। चले भाई नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिकल चेंज? देखिए भाई, दो प्रकार के हमारे पास चेंज होते हैं, ये आपको टॉपिक दिख रहा है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी मैटर की, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैटर क्या होते हैं? ऐसे सबस्टांस जिनका मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे।
तो मैटर की कुछ फॉर्म्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि दो और होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन एंड प्लाज्मा। तो आप सिर्फ फिलहाल सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करो। तो फिजिकल चेंज क्या बोलता है कि फिजिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो एंड नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म्ड, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, पानी का आइस में तब्दील होना, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट। पहले लिक्विड था, फिर वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। कोई नई चीज तो नहीं ना बन रही, वो आइस से कोई कार्बन तो नहीं ना बन गया, आइस से कुछ और कोई वाटर का वाटर ही रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस भी बोल सकते हो, पानी बन जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, पानी के अंदर नमक या चीनी घोल दो तो कोई नया सबस्टेंस नहीं, वो पानी ही रहेगा, जम नहीं जाएगा, सॉलिड कुछ ऐसा बनेगा नहीं। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जिसमें सिर्फ रंग, रूप, शक्ल, ऐसी चीजें चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है बेटा, रिवर्स भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी हो सकता है, जैसे कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट समझे केमिकल चेंज क्या होता है। ऐसे प्रोसेस जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी मैटर की पूरी बदल जाए और नए सबस्टेंस बन जाए। जैसे पहली एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। तो मिल्क के अंदर नॉर्मली दूध लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही कर्ड डाला, मैंने आपको समझाया, तो वो क्या हो गया, उसे सेट हो गया, सेट यानी हार्ड मास में तब्दील हो गया, बिल्कुल नई प्रॉपर्टी उसकी बन गई। बर्निंग ऑफ कोल, कोयला आप लेते हो, उसको गर्म करो, गर्म करने पे उसके एशिज रह जाते हैं, जो रेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल एशिज, सिंपल फॉर्म ऑफ कोक बोल सकते हो, बन जाता है। एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, इसमें अगर आपको समझे, एक चीज और समझाएं, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction takes place। यानी जब भी केमिकल चेंज होगी तभी केमिकल रिएक्शन होगी, फिजिकल चेंज पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। चले हम आगे बढ़ते हैं। आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, इसको समझने से पहले एक चीज हम और समझ लेते हैं। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक से समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ ऐसा। मानो मैं एक कोई जर्नल रिएक्शन लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन मीन्स जैसे मैं कोई दो सबस्टेंस लेता हूँ, एक लेता हूँ मानो ए और एक लेता हूँ बी। ठीक है, इन दोनों सबस्टेंसेस को मैंने आपस में मिलाया, मिलाने के लिए मैं डालता हूँ प्लस। ठीक है, और मिलने के बाद मानो इन्होंने कुछ नए सबस्टेंस बनाए, केमिकल रिएक्शन हुई, नए सबस्टेंस मानो एक बनाया सी और प्लस एक बनाया डी। ठीक है, तो बेटा ये एक जर्नल फॉर्म है केमिकल रिएक्शन की। इसके अंदर कुछ भी हो, सबस्टेंस यानी कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई फार्मूला हो सकता है, देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो विषय समझना है वो ये है कि एरो के जो इधर होता है, एरो के जो इधर यानी लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, ये इसको बेटा क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, यानी जो केमिकल रिएक्शन में पहले पार्ट ले, आपस में जुड़े और नए सबस्टेंस बनाने के लिए मदद करें, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये एरो दिख रहा है, यानी इसको मिलने के बाद ये क्या बना, तो ये C+D कोई सबस्टेंसेस होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यानी ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड हो, बन जाएं, उनको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। और प्रोडक्ट्स को हमेशा हम राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। तो यही डिफाइन जो मैंने बोली ये आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, the substances that undergo change in the reaction or which takes part in a chemical reaction are known as reactant। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो गए, the substances which are formed after the reaction are called product। रिएक्शन होने के बाद जो सबस्टेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं
रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ लग चुकी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम कोई एक जो पीछे टॉपिक हमने बता रहा था मैं उसको हम डिस्कस करें अगर, तो देखें टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमें कैसे पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसी कौन सी खास बातें होती है कि जिससे जजमेंट हो सके कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो ये आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर पूछता है सवाल इस पे कि क्या खास बातें हैं जिससे हमें पता लगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो मैंने एक लाइन लिखी है, केमिकल रिएक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जैसे ध्यान से समझेंगे बच्चा, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब मैंने बताया सॉलिड या लिक्विड या गैसी स्टेट, यानी GAS, ये आ गई गैसी स्टेट, ठीक है जी। अब चेंज इन स्टेट में आप क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है, कई केमिकल या सारी जिसमें भी होता है उसमें स्टेट का चेंज हो सकता है। यानी मानो कि रिएक्टेंट जो होंगे वो आपस में जब जुड़ रहे हैं उनकी स्टेट अलग हो, जैसे मानो दो सॉलिड जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या पता जो प्रोडक्ट बने वो लिक्विड बन जाए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मानो आपके पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं H2, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं O2। क्या बनेगा, दोनों मिलने पे H2O बनेगा, वाटर। तो अगर आप इसमें नोट करें तो हाइड्रोजन गैसीज फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैसीज फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो वाटर बना ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट चेंज हो सकती है, तब हम समझ जाते हैं कि भाई यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। स्टेट चेंज होगी यानी केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, है ना, बात समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कलर चेंज होता है, यानी सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। ऐसे भी लिख सकते हैं, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देती है आपको, ध्यान से समझिएगा। मानो मैंने एक ले ली टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब समझते हो ना बेटा, अरे ऐसे पाइप टाइप शीशे की बनी होती है, ठीक है, पाइप टाइप नहीं बोल सकते, चलो एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने एक सोल्यूशन डाला। कौन सा सोल्यूशन डाला, सोल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 का मतलब होता है, व्हाट इज KMnO4? KMnO4 इज पोटेशियम पर मैंगनेट। KMnO4 को क्या बोलते हैं, मैंगनेट, GANATE, सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट, 9th में पढ़ा है बेटा। इस सोल्यूशन का जो कलर होता है ना वो पर्पल होता है। मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट का एक सोल्यूशन लिया, कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। मैंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सोल्यूशन डाल दिया। अब क्या हुआ बेटा, इसके साथ मैं इसमें कुछ ऐड करने लगा हूं, दैट इज, क्या ऐड करने लगा हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं, ऐड करने लगा हूं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, नेचुरल होता है भाई, नींबू में, लेमन। मानो कुछ लेमन को मैंने इसमें स्क्वीज कर दिया। जैसे ही मैंने KMnO4 में सिट्रिक एसिड को स्क्वीज किया तो KMnO4 का जो कलर पर्पल था वो कलरलेस होने लगा। यानी इसमें कोई ना कोई ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी जिससे ये पर्पल कलर जो है वो कलरलेस हो गया। तो कोई केमिकल रिएक्शन होने का एक भाई जो आपको
बता रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो कैसे पता लगा? कलर भी चेंज हो सकता है, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कलर चेंज हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होती है जिसमें प्रोडक्ट में गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस बाहर निकलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, मैं अगर ले लेता हूं जिंक क्लोराइड, चलो एक एग्जांपल मैं यहां से तो जिंक ले लेता हूं, उसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको रिएक्ट कराता हूं, यानी Zn, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl। तो क्या होता है बेटा, क्लोरीन इसके साथ जुड़ता है, प्रोडक्ट में बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2। देखो भाई फॉर्मूले मैंने पीछे समझा दिए थे, तभी प्रोडक्ट में बनता है जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या होता है बेटा, इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बाहर निकल रही होती है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैस क्या हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखे, यानी रिएक्टेंट जब आपस में मिल रहे हैं तो मानो वो 100 डिग्री सेल्सियस में है, क्या पता जो प्रोडक्ट बन रहा हो वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम भी बन सकता है और ज़्यादा भी बन सकता है, यानी क्या पता 101 बन जाए, क्या पता उसका टेम्परेचर प्रोडक्ट का 98 हो जाए। तो यानी टेम्परेचर में चेंजिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने समझा स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, और टेम्परेचर भी आपको चेंज होता हुआ दिखता है। ठीक है जी, चले भाई नेक्स्ट पे आ जाए। अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आपने समझ लिया, उसके बाद नेक्स्ट हम अपने सवाल पे आते हैं, दैट इज चले भाई नेक्स्ट सवाल है, आपने चैप्टर का नाम समझा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा? केमिकल इक्वेशन जो है ये वर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। वर्ड रिप्रेजेंटेशन का मतलब अगर समझे व्हाट इज वर्ड रिप्रेजेंटेशन, जैसे मानो मैं आपको लिखता हूं, यहां पर पीछे जो एग्जांपल दिए वही लिख देता हूं। जैसे मानो मैं लिखता हूं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बनाएंगे? पीछे लिखा है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो बेटा मैं बोलता हूं इसकी रिएक्शन बनानी, तो रिएक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, जिंक का एलिमेंट का, यानी जिंक का मैं लिखता हूं सिंबल, ये मैंने जिंक का क्या लिखा, सिंबल, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनेगा फॉर्मूला। जब कॉम्बिनेशन हो जाती है दो सिंबल्स के तो वो फॉर्मूला बोलते हैं। ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा और उसका क्या लिखा मैंने, फॉर्मूला लिखा, गिव्स जिंक क्लोराइड ZnCl2 फॉर्मूला। पता ना ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, और हाइड्रोजन के लिए लिखते हैं फॉर्मूला H2। तो हमने केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए हमारे पास पहले केमिकल इक्वेशन होती है, फिर उस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। तो केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई दिख रही है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। बात हो गई क्लियर, समझ के बाद। अब केमिकल इक्वेशन की दो टाइप्स है। व्हाट आर द टाइप्स? फर्स्ट टाइप है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे मान के चलो क्या होती है, समझेंगे। मानो मैं लेता हूं मैग्नीशियम, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मैंने लिया मैग्नीशियम, उसको जोड़ा मैंने ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जोड़ा? ऑक्सीजन के साथ। तो
तो ये जब मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम, अब ये हमने क्या लिखी इक्वेशन, रिएक्शन लिखने के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसके सिंबल और फॉर्मूले। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। नहीं यकीन तो पीछे फॉर्मूला देख लो। अब बेटा यहाँ देखो, रिएक्टेंट के अंदर ये रिएक्टेंट होते हैं और ये प्रोडक्ट होते हैं ना। रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन ईच साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, यानी हर एक सबस्टांस के नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में होने चाहिए उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं आपको दिखता है तो ऐसे किस्म की केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, या तो इसका प्यारा सा एक नाम और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पढ़ सकते हो, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सबस्टांस ऑन बोथ साइड दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, देन इट इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात? तो फिर बैलेंस्ड क्या होगी? अगर नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड ऑफ एलिमेंट और सबस्टांस ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर इक्वल, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। तो भाई ऑक्सीजन 2 थे तो मैंने क्या किया, इधर 2 लगाया। इसकी वजह से क्या होता है, ये 2 मैग्नीशियम को भी मिलता है और ऑक्सीजन को भी मिलता है। ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम कितने बन गए? 2। इधर कितने हैं? 1। तो इधर भी हम क्या लगाएंगे? 2। अब यहाँ अगर आप नोट करो तो मैग्नीशियम भी 2, यहाँ भी 2, ये 2 इसको भी मिलता है, इसको भी। तो मैग्नीशियम को भी 2 मिला, ऑक्सीजन भी 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए। यानी नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको लेक्चर समझ लगा हो। कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पीछे करें भाई, जहां पर आ रही है फिर एक बार उसको क्लैरिटी से समझे और समझ लगेगा। नोट्स आपको साथ साथ बना रहे हैं, साथ साथ आप भी इसको लिखते जाएं। ये नोट्स ही आपके तैयार होंगे साथ साथ, जो आपको आगे फ्यूचर में पढ़ने के लिए भी मदद करेंगे। अब दिमाग हमारा ऐसा होता है कि भाई एकदम से याद नहीं रहता, उस चीज़ को रिकॉल करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आगे अपने पसंदीदा लोगों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकें, हमारी विबगर क्लासेस के अंदर की मेहनत को देख सकें। तो तब तक के लिए, आज के लिए हम बोलते हैं कि इतना ही है, वही हम बोलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। बहुत ही जल्दी आपको अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक आप इसको पढ़ें, खेलें, कूदें, जो करना है करें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, रिवीजन ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।